टू चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। हमें प्रश्न एक में पहले ही बता दिया गया है कि सारणी में जितने भी सूचियां दी गई है ये एपी में है और प्रत्येक सूची के ए डी एन तथा ए एन दिए गए हैं और जिसमें ये मिसिंग है तो उस प्रश्न में हमें उन्हें ज्ञात करना है। तो आइए हम सब पहले प्रश्न के पहले को हल करते हैं। सारणी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पहले के पहले प्रश्न में हमें प्रथम पद ए 7 दिया गया है, सार्वअंतर डी 3 दिया गया है तथा पदों की संख्या n 8 दिया गया है। हमें इस दिए गए एपी के लिए an ढूंढना है अर्थात अंतिम पद ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। a = 7, d = 3, n = 8 तो हमें an ज्ञात करना है। तो आइए हम सब अंतिम पद अर्थात an के सूत्र से इसे ज्ञात करते हैं। हमारा अंतिम पद अर्थात an का सूत्र होता है an = a + n - 1 × d। यहाँ पे an अंतिम पद है और a प्रथम पद, n पदों की संख्या तथा d सार्वंतर है। तो आइए हम सब इस सूत्र पे, इस फॉर्मूले पे दिए गए मानकों का मान रखते हैं। हमें a का मान 7 दिया गया है अतः a के स्थान पर हमें 7 लिख देना है, n के स्थान पे हमें 8 लिख देना है और d के स्थान पे हमें 3 लिख देना है। चूँकि n हमें 8 दिया गया है अतः हम सब an के स्थान पर a8 लिख सकते हैं। अब हमें इस स्टेप को सॉल्व कर लेना है। हमें स्टेप प्राप्त होगा a8 = 7 + 8 - 1 × 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा। 7 का 7 उतार देंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमें 8 - 1 7 प्राप्त हो जाएगा और इंटू 3 लिख देंगे। अब हमें इसे आगे हल करना है तो हम सब 7 का 7 लिखेंगे और 7 × 3 21 हो जाएगा। फाइनली 7 + 21 = 28 जो कि हमारा an का मान है। अतः हमारा अंतिम पद 8वां पद है जो कि 28 है। हमारा पहले का दूसरा प्रश्न है। हमें a दिया गया है -18, n दिया गया है 10 तथा an अंतिम पद 0 दिया गया है और हमें d अर्थात सार्वंतर ज्ञात करना है दूसरे नंबर के लिए। तो आइए हम सब इसे हल करते हैं। अंतिम पद अर्थात an वाले सूत्र से ही हल करेंगे क्योंकि हम जानते हैं an = a + n - 1 × d होता है। तो हम सब पहले इसे लिख लेंगे और इस सूत्र में a का मान, n का मान तथा an का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप a10 = a के स्थान पे -18, n के स्थान पे 10 रखने पे a10 = -18 + 10 - 1 × d प्राप्त होगा। अब इससे हम सब आगे हल करेंगे। हमें अंतिम पद अर्थात an की वैल्यू 0 दी गई है और n का वैल्यू 10 है अर्थात हमारा an = a10 = 0 हो जाएगा। इसी तरह से 10 - 1 सॉल्व करने पे हमें 9 प्राप्त होगा और d से गुना करने पे 9d हो जाएगा। तो इसलिए हमें स्टेप प्राप्त होगा 0 = -18 + 9d। अब हम सब -18 को जब लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये हमारा +18 में बदल जाएगा और इसे हम सब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 9d = 18। यहाँ से हमें d की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी। के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमें पहले के तीसरे प्रश्न में सार्वंतर d = -3 दिया गया है, पदों की संख्या n 18 दिया गया है, अंतिम पद an -5 दिया गया है। तो हमें प्रथम पद a ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम सब इस सूत्र से हल करते हैं। an = a + n - 1 × d।
इस सूत्र में हमें जो जो दिया गया है उनके मानकों का मान सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमें अगला स्टेप A18 इज इक्वल टू A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी प्राप्त हो जाएगा, इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि an इज इक्वल टू A18 होगा, क्योंकि n का मान 18 है, अर्थात हमें इस AP में 18 पद हैं, इसलिए हमारा अंतिम पद 18वां पद होगा। इसलिए हम सब 18वें पद के रूप में A18 को लिखेंगे। तो A18 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा -3 है। अब हम इसे हल करेंगे तो हमें -5 इज इक्वल टू A माइनस 51 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब राइट हैंड साइड में A को रहने देंगे और -51 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो यह +51 में कन्वर्ट हो जाएगा और A की वैल्यू हमें -5 + 51 प्राप्त होगा। -5 और +51 सॉल्व करने पे हमें माइनस प्लस माइनस करना है, अर्थात 51 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें 46 प्राप्त होगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ प्राप्त होगा, क्योंकि बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है। हम चाहें तो इसे A इज इक्वल टू 46 लिख सकते हैं। अतः हमने A का मान 46 ज्ञात कर लिया है। अब हम सब पहले के प्रश्न चौथे को हल करेंगे। हमारे पहले के चौथे प्रश्न में दिया गया है A इज इक्वल टू -18.9, D इज इक्वल टू 2.5, अंतिम पद AN इक्वल टू 3.6। तो हमें n ज्ञात करना है, अर्थात इस AP में कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे भी हम सब n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से हल करेंगे। तो इस फार्मूले में हम सब A का मान, D का मान तथा AN का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमें अगला स्टेप 3.6 इज इक्वल टू 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3.6 को 3.6 लिख देंगे और राइट हैंड साइड के -18.9 को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो यह +18.9 हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में n-1 इंटू 2.5 रह जाएगा। अब हम सब इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 22.5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में n-1 को रहने देंगे और लेफ्ट हैंड साइड से 2.5 को, जो कि इंटू में है, इसे राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड में चला जाएगा। तो हमें अगला स्टेप n-1 इज इक्वल टू 22.5 बाय 2.5 प्राप्त हो जाएगा। हमें 2.5 से 22.5 में डिवाइड देने पे 9 प्राप्त होता है, अतः n-1 इज इक्वल टू 9 होगा। अब हम सब n की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। अतः हमारे इस प्रश्न के लिए पदों की संख्या 10 है। हमारा पहले का 5वां प्रश्न है। हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 3.5 है, d इज इक्वल टू 0 है, n अर्थात पदों की संख्या 105 है। हमें अंतिम पद ज्ञात करना है, an इज इक्वल टू वाट। तो आइए हम सब an वाले सूत्र से इसे हल करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम सब इस फॉर्मूले पे a का मान, d का मान तथा n का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0 प्राप्त हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो हमें 3.5 का 3.5 लिख देंगे और 0 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी संख्या 0 हो जाती है, अतः 105 माइनस 1 को जब इंटू से 0 से इंटू करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5 ही होगा। 3.5 हमारा an का वैल्यू है, अतः हमारा अंतिम पद 3.5 है इस दिए हुए AP के लिए। तो इस प्रकार से हमने पहले के सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। हमें इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए गए हैं, हमें इनके सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए हम सब दूसरे के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरे का पहला प्रश्न है, में दिया गया है 10, 7, 4 और इसी तरह से का हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। इस प्रश्न में तीसरे पद के स्थान पे 97, 77, -77 या
-87 होगा हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें तीसरा पद क्या होगा ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करने के लिए हम सब प्रथम पद a के रूप में 10 को लिखते हैं और d ज्ञात करते हैं हम सब। d इक्वल टू a2 - a1 होगा, अर्थात जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें सारवंतर d प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा d 7 - 10 इज इक्वल टू -3 है। इस प्रकार से हमें प्रथम पद a इक्वल टू 10 पता है और d इक्वल टू -3 सारवंतर पता है। तो हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो आइए हम सब तीसरा पद a30 ज्ञात करते हैं। a30 तीसरा पद इज इक्वल टू a प्लस 29d के इक्वल होता है। तो आइए हम सब इसमें a30 का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं। a के स्थान पे हम सब d लिख देंगे और d के स्थान पे हम सब -3 लिखेंगे। तो हमें अगला स्टेप 10 + 29 - 3 प्राप्त होगा। अब इसे हम सब आगे सॉल्व करेंगे। 10 का 10 उतार देंगे और प्लस 29 इंटू -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 29 3 87 हो जाएगा। अतः जब हम सब 10 - 87 को सॉल्व करेंगे तो हमें 70 - 77 प्राप्त होगा। अतः हमारा तीसरा पद ऑप्शन सी -77 है। इस प्रश्नावली के प्रश्न 3 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में समांतर श्रेणियां दी गई है और हमें इन समांतर श्रेणियों में मिसिंग नंबर्स अर्थात रिक्त पदों को ज्ञात करना है। तो आइए हम सब तीसरे के पहले प्रश्न को देखते हैं। हमें समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें पहला पद और तीसरा पद दिया गया है और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो आइए इसके हम सब पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, a या a1 दोनों एक ही होता है, अर्थात a इक्वल टू a1 इक्वल टू 2 दिया गया है। हमें पहला पद a या a1 इक्वल टू 2 दिया गया है और तीसरा पद a3 इक्वल टू 26 दिया गया है। हमें दूसरा पद अर्थात a2 ज्ञात करना है। हमें पता है कि हम सब a3 को a + 2d अर्थात तीसरे पद को a + 2d के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम सब a3 इक्वल टू a + 2d के स्थान पे a3 का मान तथा a1 का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप a3 के स्थान पे 26 लिखेंगे और a के स्थान पे 2 लिखेंगे और 2d उतार देंगे क्योंकि हमें d की वैल्यू अभी पता नहीं है। तो हमें 26 इक्वल टू 2 + 2d प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब +2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -2 में बदल जाएगा। तो हमें 2d 26 - 2 प्राप्त होगा। अतः जब 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 2d इक्वल टू 24 प्राप्त होगा और इस प्रकार से d इक्वल टू 12 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अब हमें सारवंतर d पता है तो हम सब a2 ज्ञात कर सकते हैं। a2 इक्वल टू a + d होता है। तो a के स्थान पे हम सब 2 लिख देंगे और d के स्थान पे हम सब 12 लिखेंगे। तो हमें अगला स्टेप 2 + 12 इज इक्वल टू 14 प्राप्त हो जाएगा। अतः हमारा दूसरा पद 14 है, इसलिए सूची हो जाएगी 2, 14 तथा 26। अब हम सब तीसरे के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। में हमें दूसरा पद a2 इक्वल टू 13 दिया गया है तथा चौथा पद a4 3 दिया गया है और हमें प्रथम पद a या a1 ज्ञात करना तथा तीसरा पद a3 ज्ञात करना है। तो किसी भी अगले पद को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सारवंतर पता होना चाहिए, तभी हम आगे हल कर सकते हैं। तो आइए इसे हम सबसे पहले सारवंतर हल करते हैं। सारवंतर हल करने के लिए हम सब दिए गए पद, दूसरे पद तथा चौथे पद को समीकरण के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम सब दूसरे पद a2 को a + d के रूप में लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा a + d इक्वल टू 13। इसी प्रकार से a4 को हम सब a + 3d के रूप में लिखेंगे। तो a + 3d अर्थात चौथा पद 3
इसलिए हमें A4 = 3 के स्थान पे A + 3D = 3 प्राप्त हो जाएगा। हम इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस अर्थात 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। हम इन दोनों समीकरण के यूज से उपयोग करके D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पे हमें D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम सब समीकरण 2 के LHS में से समीकरण 1 के LHS को और समीकरण 2 के RHS में से समीकरण 2 के RHS को घटाते हैं। तो हमें स्टेप A + 3D माइनस अंडर ब्रैकेट A + D प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में 3 - 13 प्राप्त होगा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप A + 3D को यूँ ही उतार देंगे और माइनस A + D से मल्टीप्लाई करने पे -A तथा -D बनाएगी और राइट हैंड साइड में +3 - 13 सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस होते हैं, अतः 13 में से 3 घटाने पे हमें 10 प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है अर्थात 13 के साथ माइनस का साइन है तो हमें माइनस का साइन लगा देना है, अतः +3 - 13 = -10 प्राप्त होगा। माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे और +3D -3D +3D और -D आपस में सॉल्व होने पे प्लस माइनस माइनस अर्थात 3D - D = 2D प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें D की वैल्यू -5 प्राप्त हो जाएगी। D = -5 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 A + D = 13 है। इसमें जब हम सब D का मान रखते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप प्राप्त होगा A + D के स्थान पर -5 = 13। अब हम सब प्लस माइनस -5 हमें को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमें A की वैल्यू 13 + 5 = 18 प्राप्त होगी। अतः हमारे इस दिए गए AP के प्रथम पद 18 है। अब हम सब इस AP का तीसरा पद A3 ज्ञात करते हैं। A3 = A + 2D होता है। यहाँ पे हम सब A के स्थान पे 18 तथा D के स्थान पे -5 पुट कर देंगे तो हमें अगला स्टेप 18 का 18 + 2 × -5 = -10 अर्थात 18 - 10 = 8 प्राप्त होगा। अतः हमने इस दिए गए AP के लिए प्रथम पद तथा तीसरा पद, प्रथम पद 18 तथा तीसरा पद 8 प्राप्त कर लिया है। अतः हमें सूची प्राप्त होगी 18, 13, 8 और 3। अब हम सब तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रथम पद A या A1 का मान 5 दिया गया है, A4 का मान 9.5 दिया गया है। हमें इस AP के लिए A2 तथा A3 ज्ञात करने हैं। A4 = 9.5 दिया गया है, इसलिए हम सब इसे इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। A4 = A + 3D होता है। A4 के स्थान पे हम सब 9.5 लिख देंगे और A के स्थान पे 5 लिखेंगे, 3D के स्थान पे 3D लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने पे हमें 9.5 + 5 लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद -5 बन जाएगा और राइट हैंड साइड में 3D बच जाएगा। और जब हम सब 9.5 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह 2 × 9 = 18 + 1 19/2 बन जाएगी। अर्थात जब 9.5 को फ्रैक्शन में चेंज करना तो यह 19/2 बन जाएगी और हमें स्टेप 3D = 19/2 -5 प्राप्त होगा। फ्रैक्शन द्वारा हल कर लेंगे। तो फ्रैक्शन द्वारा हल करने से हमें अगला स्टेप 3D = 19 - 10/2 प्राप्त होगा। अब हम सब लेफ्ट हैंड साइड में 3D का 3D उतार देंगे और राइट हैंड साइड में 19 - 10 = 9 बट्टे में 2 उतार देंगे तो हमें 3D = 9/2 प्राप्त होगा। और लेफ्ट हैंड साइड के 3 को जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा और हमें D की वैल्यू 9/2 × 3 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने से हमें 3/2 प्राप्त होगा।
यहाँ तक हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हमें इस प्रश्न में दूसरे पद अर्थात A2 और तीसरे पद अर्थात A3 ज्ञात करने थे। तो आइए हम सब A2 तथा A3 ज्ञात करते हैं। A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है तथा A3 इक्वल टू A प्लस 2D होता है। हम सब इन दोनों इक्वेशन में A तथा D का मान रख देंगे। तो A2 इक्वल टू A के स्थान पे 5 और D के स्थान पे 3/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम सब इसे फ्रैक्शन के रूप में हल करेंगे तो हमें A2 की वैल्यू 13/2 प्राप्त हो जाएगी। इसे हम सब 6/2 लिख सकते हैं। अब A3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सब A प्लस 2D ज्ञात करेंगे। तो A के स्थान पे हम सब 5 लिख देंगे और 2D के स्थान पे 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2 उतार देंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें 8 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें दूसरा पद 6/2 और तीसरा पद 8 प्राप्त होता है। अतः सूची 5, 6/2, 8 और 9/2 होगा। प्रश्न तीसरे का चौथा हल करेंगे। हमारे तीसरे का चौथा में पहला पद A या A1 दिया गया है -4 और छठा पद A6 दिया गया है 6 और हमें A2, A3, A4, A5 ज्ञात करने हैं। तो आइए हम सब इन्हें ज्ञात करते हैं। तो हमें दिया गया है छठा पद हमारा 6 है, अतः छठे पद को हम सब A6 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा A6 इक्वल टू 6 हो जाएगा और छठे पद को हम सब A प्लस 5D के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें A प्लस 5D 6 के इक्वल मिल जाएगी। तो हम सब A के स्थान पे -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें A6 इक्वल टू A प्लस 5D के स्थान पे 6 इक्वल टू -4 प्लस 5D मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सब सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 6 को रहने देंगे और राइट हैंड साइड से -4 को जब लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे -4 प्लस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में 5D बच जाएगा। इसे हम सब इस तरह से भी लिख सकते हैं 5D इक्वल टू 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। अब D की वैल्यू हमें 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 मिल जाएगी। अब चूंकि हमें सार मंत्र D पता है तो हम सब बाकी के पद A2, A3, A4, A5 आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम सब A2 ज्ञात करते हैं। A2 इक्वल टू A प्लस डी होगा। A के स्थान पे हम सब A की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और D के स्थान पे D की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -4 और +2 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से जब 2 हटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और बड़े के साथ माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। अतः A2 हमें -2 प्राप्त होगा। इसी तरह से A3 को हम सब A प्लस 2D के रूप में लिख सकते हैं। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D होगा। तो इस इक्वेशन में हम सब A तथा D का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें A3 प्राप्त हो जाएगा। तो A के स्थान पे हम सब A की वैल्यू -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और +2 लिखेंगे और इंटू D की वैल्यू 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें -4 प्लस 2 इंटू 2 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व कर देंगे हम तो -4 का -4 लिख देंगे और +2 इंटू +2 +4 होगा। -4 +4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अतः हमें A3 की वैल्यू 0 मिलेगी। अब हम सब A4 ज्ञात करते हैं। A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है। इस इक्वेशन में हम सब A तथा D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A4 भी प्राप्त हो जाएगा। A के स्थान पे हम सब -4 लिखेंगे और 3 उतार देंगे और D के स्थान पे हम सब 2 लिख देंगे तो हमें -4 प्लस 3 इंटू 2 मिल जाएगा। इसे सॉल्व करने से हमें -4 3 इंटू 2 प्लस 6 मिलेगा। -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 होता है, अतः हमें A4 की वैल्यू 2 मिल गई है। अब हम सब A5 ज्ञात करेंगे। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D होता है। इसमें हम सब A तथा D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2 है तो हम सब 4 इंटू 2 लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। -4 का -4 उतार देंगे और +4 इंटू 2 इज इक्वल टू +8 होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -4 प्लस 8 माइनस प्लस माइनस होता है, अतः हमें 8 में से 4 सब्सट्रैक्ट करना है तो यह हमें 4 देगा और चूंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है सो प्लस लगा देंगे, अतः -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 होगा। इसलिए हमारा A5 4 है। अतः हमें सूची मिल जाएगी 2 -2 0 2 4 6। अब हम सब प्रश्न तीसरे के 5वें को हल करेंगे।
तरह के पांचवें प्रश्न में इस सूची में हमें दूसरा पद A2 38 दिया गया है तथा छठा पद A6 -22 दिया गया है और हमें पहला पद A या A1, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 तथा पांचवा पद A5 ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें जो पद का मान दिया गया है उसे हम सब इक्वेशन के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो A2 इज इक्वल टू A प्लस डी होता है और हमें A2 का वैल्यू 38 दिया गया है, तो A प्लस डी 38 के इक्वल हो जाएगा। इससे हम सब A की वैल्यू के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारा A इज इक्वल टू 38 प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद माइनस डी बन जाएगा, अतः हमें इक्वेशन A इज इक्वल टू 38 माइनस डी प्राप्त होगा। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गई है, पहले पद A के लिए इक्वेशन 2 और दूसरे पद A2 के लिए इक्वेशन 1। पद A6 -22 दिया गया है, इसे हम सब इक्वेशन के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं A6 इक्वल टू A प्लस 5D। क्योंकि हमारा A6 -22 है तो हम सब A6 के जगह पे -22 लिख देंगे, तो हमें इक्वेशन -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन 3 मानेंगे। अब हम सब समीकरण 2 और 3 से हल करके हमें D की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हम सब समीकरण 3 22 इज इक्वल टू A प्लस 5D में इक्वेशन 2 से A की वैल्यू 38 माइनस डी को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इक्वेशन 3 से इक्वेशन मिलेगा -22 इज इक्वल टू 38 माइनस डी, जो कि A की वैल्यू है, प्लस 5D। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि -D तथा प्लस 5D ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, अतः हम इसे हल कर सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अतः हमें बड़े में से छोटे को हटा लेना है। तो 5D में से D हटाने पे हमें 4D प्राप्त होगा। क्योंकि बड़े के साथ प्लस का साइन है, अतः हम सब प्लस का साइन लगा देंगे, अर्थात -D प्लस 5D इज इक्वल टू प्लस 4D होगा। तो इस प्रकार से हमें -22 इज इक्वल टू 38 प्लस 4D प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे आगे हल करेंगे। प्लस 38 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह -38 बन जाएगा और राइट हैंड साइड में 4D लिख देंगे, तो हमें -22 -38 इज इक्वल टू 4D प्राप्त होगा। इसे हम सब 4D इज इक्वल टू -60 लिख सकते हैं, क्योंकि -22 और -38 आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अतः अब हम सब D की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह इंटू से डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें D की वैल्यू -60/4 प्राप्त होगा। -60/4 इज इक्वल टू -15 होता है, अतः हमें D की वैल्यू -15 मिला है। अब हम सब बाकी के अज्ञात पद ज्ञात कर पाएंगे। हमारे पास प्रथम पद तथा D का मान ज्ञात है, इसलिए हम सब बारी बारी से बाकी सभी को ज्ञात करते हैं। तो हमें पहले पद का इक्वेशन A प्लस है, इसे हम सब पहला पद ज्ञात करने के लिए उपयोग करेंगे। हमारा इक्वेशन 2 A के लिए है, प्रथम पद के लिए। यदि इक्वेशन 2 हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा। तो में हम D की वैल्यू रख देंगे। प्रथम पद A इज इक्वल टू 38 माइनस D की वैल्यू -15 प्राप्त होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 38 का 38 उतार देंगे और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, अतः +15 होगा। 38 + 15 53 हो जाएगा, अतः हमारा पहला पद A या A1 इज इक्वल टू 53 है। तो अब A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D होता है। इसमें भी हम सब A तथा D की मान रख करके A3 का मान ज्ञात कर लेंगे। A के स्थान पे हम सब 53 लिखेंगे और D के स्थान पे हम सब -15 लिख देंगे, तो हमें 15 + 2 × -15 प्राप्त होगा। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे। 53 का 53 उतार देंगे और 2 × -15 -30 होगा,
53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। अतः हमें A3 की वैल्यू 23 मिली है। अब हम सब A4 ज्ञात करते हैं। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D होता है। तो इसमें हम सब A तथा D का मान रख देंगे। A का मान हमें 53 दिया गया है और D का मान हमने -15 ज्ञात किया है। तो हमें इक्वेशन 53 प्लस 3 इंटू -15 मिला। अब इसे हल करेंगे। 53 का 53 उतार देंगे और -15 इंटू 3 -45 हो जाएगा। 53 माइनस 45 8 होता है। अतः हमें A4 की वैल्यू 8 मिली है। इस तरह से A5 इक्वल टू A प्लस 4D होता है। इसमें हम सब A तथा D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें इक्वेशन 53 प्लस 4 इंटू -15 लिखेंगे। 53 का 53 उतार देंगे प्लस 4 इंटू -15 -60 होगा। अब हम इसे हल करते हैं। प्लस 53 -60 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे अर्थात प्लस माइनस माइनस होता है। इसलिए 60 में से जब 53 को माइनस करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने इस AP के सारे अज्ञात पद ज्ञात कर लिए हैं। तो हमारा सूची हो जाएगा 53 38 23 8 -7 -22। अब हम इस प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न है, हमें चौथे प्रश्न में एक AP दिया गया है 3 8 13 18 और हमें बोला गया है इस AP का कौन सा पद 78 है। तो हमें जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए, जब बोला जाए कि कौन सा पद 78 है या कोई और अंक दिया हो, तो हमें उस संख्या को अंतिम पद अर्थात AN मान लेना है। तो इसलिए हमें इस AP का AN अंतिम पद 78 हो जाएगा और हमारा इस AP का प्रथम पद A3 हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है कि 78 कौन सा पद है, अर्थात हमें इस AP में 78 का कौन सा क्रमांक है, अर्थात वह कितने n ज्ञात करना है कि वह कितने पद पे आ रहा है। अर्थात हमें 78 का स्थान ज्ञात करना है कि वह कितने स्थान पे है। तो आइए इसे हल करते हैं। हमें प्रश्न में दिया गया है A3 है अंतिम पद, AN 78 है और n हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले सारबंतर D ज्ञात कर लेते हैं। सारबंतर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा। तो A2 के स्थान पे हम सब D लिख देंगे और A1 के स्थान पे हम सब 3 लिखेंगे। तो हमें D की वैल्यू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब अंतिम पद के सूत्र से अर्थात AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D के सूत्र से इसे हल करेंगे। यहाँ पे हम सब A D तथा AN का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें स्टेप N के स्थान पे 78, A के स्थान पे पहला प्रथम पद 3 और D के स्थान पे 5 लिख देंगे। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे। 78 को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और A की वैल्यू प्लस 3 को जब राइट से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो यह -3 हो जाएगी और हमारे राइट हैंड साइड में n-1 इंटू 5 रहेगा। अब हम सब 78 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमें 75 प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में 9-1 n-1 इंटू 5 लिख देंगे। अब इसे हम सब अगले स्टेप में 75 का 75 लेफ्ट हैंड साइड उतार देंगे और राइट हैंड साइड में 5 से n-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इंटू 5 5n हो जाएगा और -1 इंटू 5 -5 हो जाएगा। 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5 प्राप्त होगा। अब हम सब -5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो यह +5 बन जाएगा और हमें 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n प्राप्त होगा। हम सब 75 और 5 को जब ऐड करेंगे तो हमें 80 मिल जाएगा। 80 इज इक्वल टू 5n प्राप्त होगा। अब हम सब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n इज इक्वल टू 80/5 होगा और 80/5 इज इक्वल टू 16 होता है। अतः n इज इक्वल टू 16 है। अतः इस दिए गए AP में कुल पदों की संख्या 16 है। ऐसा पद 78 है। अतः हमारा nवां पद अंतिम पद 78 16वां पद है। अतः 16वें नंबर पे 78 आएगा। अब हम सब इस प्रश्नावली का प्रश्न को हल करेंगे। से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें यहाँ इन दिए हुए प्रश्नों में श्रेणियों में n ज्ञात करना है। प्रत्येक श्रेणियों में पदों की संख्या ज्ञात करनी है अर्थात n ज्ञात करना है। तो आइए हम सब पांचवें के पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पांचवें के पहले प्रश्न में AP दिया गया है 7 13 19 ... 205। यहाँ से हमें A तथा AN अंतिम पद प्राप्त हो जाएगा और हमें n ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम सारबंतर ज्ञात कर लेते हैं। सारबंतर हमारा D A2 माइनस A1 करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 13 माइनस A1 इज इक्वल टू 6। अतः अब हमें A की वैल्यू प्रथम पद सारबंतर अंतिम पद पता है और हमें इनकी हेल्प से पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम सब सूत्र से इसे ज्ञात करते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हमारा सूत्र है। इसमें हम सब AN की वैल्यू, A की वैल्यू तथा D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें स्टेप 205 इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 प्राप्त होगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में प्लस 7 को जब हम सब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये -7 बन जाएगा और अगले स्टेप में 205 माइनस 7 इक्वल टू 198 होगा। तो हमें 198 इक्वल टू 6n माइनस 6 प्राप्त होगा। अब हम सब -6 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये +6 में बदल जाएगा और हमें स्टेप 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n प्राप्त होगा।
अब हम सब यहाँ इनके दोनों साइड को बदल लेंगे, तो हमारा 6n लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और राइट हैंड साइड में 198 प्लस 6 ऐड होकर के 204 बन जाएंगे। अब यहाँ से हम सब n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n ज्ञात करने के लिए हम सब 6 जो कि मल्टीप्लाई में है बाई साइड में, इसे दाहिने साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड में चला जाएगा और n की वैल्यू 204/6 इज इक्वल टू 34 प्राप्त होगा। अतः n की संख्या 34 है, या कहें कि इस दिए गए एपी में कुल पदों की संख्या 34 है। आइए हम सब पांचवें के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। 15 हाफ 13 डॉट 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 माइनस 47, यहाँ से हमें प्रथम पद a इक्वल टू 18, अंतिम पद a इक्वल टू माइनस 47 प्राप्त होता है और हम सब d ज्ञात कर लेंगे। d इक्वल टू a2 माइनस a1 होता है, तो हम सब a2 माइनस a1 अर्थात 15 हाफ माइनस 18 माइनस करने से d की वैल्यू -5/2 प्राप्त करते हैं। अब हमें यहाँ तक प्रथम पद 18, d की वैल्यू -5/2 और अंतिम पद an इक्वल टू -47 प्राप्त है। इनकी हेल्प से हम सब इस एपी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो आइए सूत्र से हम सब इसे हल करते हैं। हमारा सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हम सब इस सूत्र में सभी मानकों का मान रखेंगे, प्रथम पद, अंतिम पद तथा सारवंतर। तो हमारा अंतिम पद an का मान हमें -47 दिया गया है, तो n के स्थान पे हम सब -47 लिख देंगे और प्रथम पद a के स्थान पे a की वैल्यू 18 लिख देंगे और सारवंतर जो हमने ज्ञात किया -5/2 d के स्थान पे लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में a की वैल्यू +18 है, इसे लेफ्ट हैंड साइड भेजने पे यह -18 में बदल जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारा n-1 इंटू -5/2 बच जाएगा। अब इसे हम सब दोनों में माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 47 प्लस 18 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में n-1 इंटू 5/2 बचेगा। अब इसे हम आगे हल करेंगे। 47 प्लस 18 इक्वल टू 65 होता है, तो हम सब 65 को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और राइट हैंड साइड में बाकी के टर्म्स यूज उतार देंगे। अब हम सब अगले स्टेप में 5/2 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो 65 इंटू 5/2 कन्वर्ट होकर के 2/5 बदल जाएगा और हमारे राइट हैंड साइड में n-1 बचेगा। अब इसे सॉल्व करने पे हम सब देखते हैं कि 5 और 65 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। 5 से 65 13 टाइम्स में कटेगा, इसे हम कटा लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 13 इंटू 2 बचेगा, राइट हैंड साइड में n-1 उतार देंगे। अगले स्टेप में हम सब 13 2 जा 16, 13 2 जा 26 लिखेंगे और राइट हैंड साइड से -1 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे +1 बन जाएगा और इस प्रकार से हमें n की वैल्यू 26 + 1 27 प्राप्त होगा। अतः इस दिए गए एपी में समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या 27 है। अब हम सब इसके अगले प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। अच्छा है, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए एपी में क्या 150 -150 एक पद है या नहीं, और है तो क्यों। तो इसे ज्ञात करने के लिए प्रश्नों में सदैव हम सब जो पद दिया होगा उसे हम सब अंतिम पद an मान लेंगे। जैसे कि हमें इस प्रश्न में पूछा गया कि क्या -150 दिए गए एपी का एक पद है अथवा नहीं, तो हमें ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले -150 या फिर कोई पद दिया हो तो उसे हम सब an मान लेना है, अंतिम पद मान लेना है। तो इस दिए गए एपी से हमें अंतिम पद -150 मिल जाएगा और प्रथम पद के रूप में 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और सारवंतर ज्ञात करेंगे तो हमें a2 - a1 अर्थात 8 - 11 इक्वल टू -3 प्राप्त होगा। अब हमें प्रथम पद, सारवंतर और अंतिम पद पता है, तो हम सब सूत्र से जांच करेंगे कि क्या -150 इस दिए गए एपी का एक पद है अथवा नहीं। तो आइए सूत्र से हल करते हैं। हमारा सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। इस सूत्र में हमें जो जो प्रश्न दिया गया है उनका मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो an हमने -150 को माना है, अतः an के स्थान पे -150 लिख देना है। a हमारा प्रथम पद 11 है, 11 लिख देंगे और d की वैल्यू हमने -3 फाइंड की है, तो हम सब -3 लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। +11 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे -11 बन जाएगा और -150 -11 -161 होता है, तो हम सब लेफ्ट हैंड साइड में -161 लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे साइड को उतार देंगे। हम सब देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों में माइनस कॉमन है, अतः हम सब माइनस के सिंबल को कैंसिल कर देंगे, तो हमें 161 प्लस n-161 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3 प्राप्त होगा। अब हम सब राइट हैंड साइड के 3 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह 161 के बटे में चला जाएगा, अर्थात n-1 इज इक्वल टू 161/3 होगा। जब हम सब 161 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या दशमलव में आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 53.66 आएगा। जब हम सब n की वैल्यू फाइंड करते हैं तो -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें 53.66 + 1 प्राप्त होगा, जिसे ऐड करने से हमें n की वैल्यू 54.66 प्राप्त होगा। क्योंकि हमें n की वैल्यू दशमलव में प्राप्त हो रहा है, तो n कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती है, n हमेशा हमें पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त होगा। अतः n का मान दशमलव में संभव नहीं है, अतः -150 दिए गए एपी का एक पद नहीं है। प्लस लिख सकते हैं यहाँ n एक दशमलव संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, इसलिए -150 दिए गए एपी का पद नहीं है। अब हम सब इसके अगले प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है और 16वां पद 73 है। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद हमें बाकी जो ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है उसे ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या पहले से दिया गया है। हमें 11वां पद 38 दिया गया है, इसका 11वां पद 38 है। हमें दिया गया 11वां पद 38 दिया गया है, तो हम 11वां पद को a11 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा 11वां पद a11 = 38 हो जाएगा। और हमें इस दिए गए का 16वां पद 73 दिया गया है, तो हम 16वां पद को a16 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा 16वां पद a16 = 73 हो जाएगा। अब हमें ये दो पद दिए गए हैं और हमें इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, तो हम 31वें पद को a31 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें a31 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम सब दिए गए टर्म्स को
इक्वेशन में एक्सप्रेस करते हैं। A11 इज इक्वल टू 38 हमें दिया गया है, 11 पद में 38 दिया गया है। इसे हम सब इस प्रकार से लिख सकते हैं। A11 का हम सब a प्लस 10d लिख सकते हैं, तो हमें a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 प्राप्त होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरह से हमें A16 16वां पद 73 दिया गया है, तो इसे हम सब 16वां पद को a प्लस 15d लिख सकते हैं, तो हमें a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 प्राप्त होगा। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम सब समीकरण 2 में से a को हटाएंगे। समीकरण 2 में से a घटाने के लिए हम सब लेफ्ट वाले टर्म को लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट वाले टर्म्स को राइट से माइनस करेंगे। तो हम सब इक्वेशन 2 के a प्लस 15d में से इक्वेशन 1 के a प्लस 10d को माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के 73 में से इक्वेशन 1 के 38 को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से हमें स्टेप प्राप्त होगा a प्लस 15d माइनस अंडर ब्रैकेट a प्लस 10d और राइट हैंड साइड में 73 माइनस 38 होगा। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। a प्लस 15d को रहने देंगे और माइनस से जब a प्लस 10d को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू a माइनस से हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस 10d हमारा माइनस 10d में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 73 माइनस 38 35 होगा। हम सब देख सकते हैं कि a हमारा एक प्लस में है और एक माइनस में है और दोनों इक्वल है, अतः हम सब प्लस a माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। हमने प्लस a और माइनस a को कैंसिल कर दिया है, तो हमारा 15d माइनस 10d बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इसे सॉल्व करने पे हमें प्लस 5d प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में 35 लिख देंगे। तो जब हम सब d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 35/5 होगा, जिसका मान 7 होगा, अतः हमारा सार अंतर 7 प्राप्त हुआ है। अब हम d की इस वैल्यू को सार अंतर का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रखेंगे तो हमें पहले प्रथम पद a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम समीकरण 1 में रखते हैं। हमारा समीकरण 1 a प्लस 10d इक्वल टू 38 है, तो यहाँ पे हम सब d की वैल्यू रख देंगे, तो हमें a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने पे हमें a की वैल्यू माइनस 32 प्राप्त हो जाएगी, अतः इस दिए गए a का प्रथम पद माइनस 32 है। यहाँ तक हमने सार अंतर का पहला पद भी ज्ञात कर लिया है। अब हम सब आसानी से 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। 31वां पद को हम सब a प्लस 30d के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 31वां पद हमारा a प्लस 30d हो जाएगा। तो इसी के लिए हम सब a के स्थान पर a का मान जो हमने फाइंड किया है, a का मान हमने 32 फाइंड किया है, हम a की वैल्यू माइनस 32 लिख देंगे और d के स्थान पर हम सब 7 लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो माइनस 32 का माइनस 32 उतार देंगे और प्लस 30 इंटू 7 प्लस 210 हो जाएगा। और जब प्लस 210 और माइनस 32 को हल करेंगे तो हमें प्लस 178 प्राप्त होगा, जो कि a31 का मान है, अतः हमारा 31वां पद 178 है। अब हम सब इसके आगे प्रश्न 8 को हल करेंगे। 8वां प्रश्न है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें दिया गया है एपी में कुल 50 पद हैं, अतः हमें पदों की संख्या n बराबर 50 प्राप्त हो गई है और इसका तीसरा पद को हम सब a3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा तीसरा पद a3 हमें 12 दिया गया है और अंतिम पद an हमें 106 दिया गया है और हमें 29वां पद अर्थात a29 ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आइए हम सब इसे हल करते हैं। a3 इक्वल टू 12, a3 को हम सब a प्लस 2d लिख सकते हैं, तो हमें a प्लस 2d इक्वल टू 12 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। a50 ज्ञात करना है, तो हमें a50 हमें अंतिमवां पद 106 दिया गया है, अर्थात an इज इक्वल टू 106 दिया गया है और हमें प्रश्न बताया गया है कि एपी में पदों की कुल संख्या 50 है, अतः हमारा अंतिमवां पद 50वां पद होगा। तो हम an इज इक्वल टू 106 को a50 इज इक्वल टू 106 लिख सकते हैं और 50वें पद a50 को a प्लस 49d लिख सकते हैं। तो हमें an इक्वल टू 106 के स्थान पे a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 a प्लस 2d इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन 2 a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। अब हम सब इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अतः हमें प्रथम पद तथा सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा और इसकी मदद से हम सब 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम सब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटाते हैं। की विधि हमने पहले जान रखा है। समीकरण 2 के बाएं पद में से समीकरण 1 के बाएं पद को हटाएंगे और समीकरण 2 के दाहिने पद में से समीकरण 1 के दाहिने पद को हटाएंगे, तो हमें इक्वेशन a प्लस 49d माइनस अंडर ब्रैकेट a प्लस 2d लेफ्ट हैंड साइड में होगा और राइट हैंड साइड में 106 माइनस 12 होगा। अब हम सब माइनस से a प्लस 2d को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें a प्लस 49d बाकी का सेम उतार देंगे और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू a माइनस इंटू प्लस 2d माइनस 2d हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 106 माइनस 12 करेंगे तो हमें 94 प्राप्त होगा। हम सब देख सकते हैं कि प्लस ए माइनस ए आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अतः हम सब इसे कैंसिल कर देंगे और डी वाले टर्म प्लस 49d और माइनस 2d को सॉल्व करने पे प्लस 49d माइनस 2d प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, अतः हम सब 49 में से 2 जब माइनस करें तो हमें 47d प्राप्त हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 94 लिख देंगे। इस तरह से d की वैल्यू 94/47 इज इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। अतः इस दिए गए AP का सर्व अंतर
2 है, 2 है। अब हम इस डी की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो हमें प्रथम पद अर्थात ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम सब डी की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में डी की वैल्यू रखने पे हमें a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्राप्त होगा और इसे सॉल्व करने से a की वैल्यू हमें 8 प्राप्त हो जाएगी। अब हम सब a और d की हेल्प से 29वां पद a29 ज्ञात करेंगे। a29 को हम सब a प्लस 28d लिख सकते हैं। हम सब इसमें एक था डी का मान रखेंगे, ए का मान हम 8 रख देंगे और डी का मान हम सब 2 रखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस 28 इंटू 2 56 होगा, तो हमें a29 8 प्लस 56 अर्थात 64 प्राप्त होगा। अतः 29वां पद 64 है। अब हम सब इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न 9 को हल करेंगे। हमारा प्रश्न 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, अर्थात दिए गए एपी के तीसरे पद a3 इज इक्वल टू 4 है तथा 9वें पद a9 इज इक्वल टू -8 है और हमें पता करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। जब भी हमें इस टाइप का प्रश्न दिया जाए कि कौन सा पद शून्य होगा या फिर कौन सा पद कोई अदर नंबर्स होगा, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सब उस पद को nवां पद मानेंगे, अर्थात उसे an मानेंगे और उसे हम उस नंबर के बराबर कर देंगे। तो मान लिया कि nवां पद शून्य है, तो हमें an इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। हमें a3 और a9 दिया गया है, तो इसे हम सब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a3 इक्वल टू 4 को हम सब a प्लस 2d इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और a9 इक्वल टू -8 को a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 लिख सकते हैं, इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एक था डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम सब इसे हल करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो हमें हम सब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 का उपयोग करेंगे। इसमें हम सब an का मान 0 रखा है और a का मान 8 रखा है और d का मान -2 रखा है। अब इसे हम सब हल करेंगे। तो हम सब राइट हैंड साइड के +8 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह हमारा -8 में बदल जाएगा और राइट हैंड साइड में हमें -2 इंटू n-1 बचेगा। हम सब देख सकते हैं कि दोनों साइडें माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सब माइनस को कैंसिल कर लेंगे तो हमें 8 इज इक्वल टू 2 इंटू n-1 बचेगा। अब हम सब n-1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 को 8 के डिवाइड में भेज देंगे तो हमें n-1 की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी। की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो +1 बनेगा और n इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 प्राप्त होगा। अतः nवां पद वह पद क्रमांक 5 है, अतः 5वां पद हमारा 0 है। हमें प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पद 0 है, तो हमने n की वैल्यू से पता कर लिया कि हमारा 5वां पद 0 होगा, अतः a5 इज इक्वल टू 0 है। अब हम सब 10वें प्रश्न को हल करेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है और 10वां पद a + 9d के इक्वल होता है। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। हम सब देखते हैं कि हमें 17वां पद a17 10वें पद से 7 अधिक दिया गया है, तो हम सब a17 को a10 + 7 लिख सकते हैं। अब हम सब a10 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो हमें a17 - a10 इक्वल टू 7 प्राप्त होगा। हम सब a17 को a + 16d लिख सकते हैं, तो हम सब a17 को a + 16d लिख लेंगे और माइनस का सिंबल उतार देंगे और अंडर ब्रैकेट a10 को 10वें पद को a + 9d के रूप में लिख देंगे और राइट हैंड साइड में 7 का 7 उतार देंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सारवंतर ज्ञात हो जाएगा। तो हम सब a + 16d को यूँ ही रहने देंगे और माइनस से a + 9d को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस इंटू a हमें -a प्राप्त होगा और माइनस इंटू +9d -9d प्राप्त होगा और राइट हैंड साइड में 7 का 7 उतार देंगे। हम सब देख सकते हैं कि +a - आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अतः हम सब इसे कैंसिल कर देंगे और +16d -9d प्लस माइनस आपस में माइनस होते हैं, अतः 16d में से 9d माइनस करेंगे तो हमें +7d प्राप्त हो जाएगा। अतः अब d कैलकुलेट करने के लिए हम सब 7 से 7 को डिवाइड देंगे तो हमें d की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। अतः इस प्रश्न के इस एपी का सारवंतर 1 है, अतः d इज इक्वल टू 1 होगा। अब हम सब अगले प्रश्न 11 को हल करेंगे।
हमारा 11वां प्रश्न है, हमें एक एपी दिया गया है 3, 15, 27, 39 ... और पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रकार के भी जितने भी प्रश्न होंगे तो हम मान लेंगे कि nवां पद जो होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। एपी में प्रथम पद 3 दिया गया है। हम सब इस एपी के सार बनकर a2 - a1 ज्ञात कर सकते हैं। तो d = a2 - a1 होगा। 15 - 3 करेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। इस एपी से हम सार बनकर d 12 प्राप्त करते हैं और प्रथम पद 3 प्राप्त करते हैं। आइए हम सब 54वें पद से 132 अधिक वाले कौन से पद होंगे ये ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सब मानेंगे, माना कि nवां पद an दिए गए एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। माना कि an पद वह पद है जिसे हमें ज्ञात करना है तथा वह उनका क्रमांक n है। सबसे पहले हम सब 54वां पद ज्ञात कर लेते हैं, तभी हम सब 54वें पद से 132 अधिक वाले पद को ज्ञात कर पाएंगे। तो हमारा 54वां पद होगा a54 इज इक्वल टू a + 15 3d। यहाँ पे हम सब a और d का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। a का मान हमारा 3 है और d का मान 12 है, तो हमें 3 + 53 × 12 प्राप्त होगा। अब इसे हम सब सॉल्व कर लेंगे। 3 का 3 उतार देंगे और 53 × 12 636 636 होगा। 3 + 636 = 639 639 होगा। अतः हमारा 54वां पद 639 639 है। अब हम सब प्रश्नानुसार 54वें पद से 132 अधिक वाले पद ज्ञात करेंगे। हमने 54वें पद से 132 अधिक वाले पद को an मान रखा है, अतः प्रश्नानुसार an = a54 + 132 के इक्वल होगा। a54 का मान हमें 639 ज्ञात किया है और इसमें जब प्लस 132 ऐड करेंगे तो हमें 771 प्राप्त होगा, जो कि हमारा अंतिम पद an है। और यह अंतिम पद हमारे 54वें पद से 132 अधिक होगा। अंतिम पद तो ज्ञात कर लिया है, अब इस पद का क्रमांक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो पद का क्रमांक ज्ञात करने के लिए हम सब सूत्र का उपयोग करेंगे। an = a + n - 1 × d। इस सूत्र में हम सब अभी तक जितने भी मान हमारे पास हैं सभी का मान रख देंगे। an के स्थान पे 771 रखेंगे, a के स्थान पे a का मान 3 रखेंगे और d के स्थान पे सारवंतर के स्थान पे हम लोग 12 रख देंगे। अब इसे हल करेंगे। +3 लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद ये -3 बन जाएगा और राइट हैंड साइड में n - 1 × 12 रहेगा। राइट साइड में 12 मल्टीप्लाई में है, इसे लेफ्ट साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप 768 / 12 = n - 1 होगा। अब 768 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यह 64 के इक्वल आता है, अतः n - 1 हमारा 64 के इक्वल होगा। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें n की वैल्यू 64 + 1 = 65 प्राप्त होगा। अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब हम सब अगले प्रश्न 12 की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार बनकर समान है। यदि इनके 100 में पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारों पदों का अंतर क्या होगा। हम सब इसे बनाने के लिए लाइन बाय लाइन समझते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है और क्या याद करने को बोला जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम सब देखते हैं कि हमें प्रश्न से क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार बनतर समान है। माना दो समांतर श्रेणियों का सार बनतर t है। हमने मान लिया है कि दो समांतर श्रेणियों का समान सार बनतर d है, अर्थात दोनों श्रेणियों का सार बनतर समान है और वह हमने d मान रखा है कि पहले श्रेणी का भी सार बनतर d है तथा दूसरे समांतर श्रेणी का भी सार बनतर d है। और माना प्रथम एपी का प्रथम पद तथा दूसरे एपी का प्रथम पद क्रमशः a तथा a' है, तथा हमने पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a' माना है। अब प्रश्नानुसार आगे हल करेंगे। बोला गया है कि
पहले एपी का 100वां पद तथा दूसरे एपी का 100वां पद दोनों का अंतर 100 के बराबर है, तो हम सब पहले एपी के 100वें पद को a प्लस 99d लिख सकते हैं और दूसरे एपी के 100वें पद को हम सब a डैश प्लस 99d लिख सकते हैं। यहाँ पर d दोनों का समान सार्वंतर है। राइट हैंड साइड में 100 उतार देंगे। अब इसे हल करने पे हमें अगला स्टेप a प्लस 99d a डैश से मल्टीप्लाई होने पे माइनस a डैश तथा माइनस प्लस 99d से मल्टीप्लाई होने पे माइनस 99d हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 100 का 100 उतार देंगे। चूँकि दोनों का सार्वंतर समान है इसलिए प्लस 99d और माइनस 99d आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास a माइनस a डैश इज इक्वल टू 100 होगा। इसे हम इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब हमें बोला जा रहा है कि पहले एपी का हजारों पद तथा दूसरे एपी का हजारों पद दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसे हम सब इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। $1000 माइनस a डैश 1000 a प्लस 999d माइनस अंडर ब्रैकेट a डैश प्लस 999d के बराबर होगा। अर्थात हमने a1000 को a प्लस 999d तथा a डैश 100 को a डैश 1000 को a डैश प्लस 999d के रूप में लिखा है। यहाँ से हम सब हमें सार्वंतर समान दिया गया है, अतः प्लस 999d और माइनस 999d आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें a1000 माइनस a डैश 1000 की वैल्यू a माइनस a डैश प्राप्त होगा। हम सब समीकरण 1 से पाते हैं कि a माइनस a डैश का वैल्यू 100 है, अतः a1000 माइनस a डैश 1000 का वैल्यू 100 हो जाएगा। अतः हमने प्रश्न पूछे हुए अर्थात दोनों एपी के हजारों पद का अंतर ज्ञात कर लिया है। दोनों समांतर श्रेणियों का हजारों पदों का अंतर भी 100 होगा। अब हम सब 13वें प्रश्न को हल करेंगे। हमारा 13वां प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम सब 3 अंकों की वे सारी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे जो 7 से विभाज्य है। तो आइए देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू हो जाती है। तो 100 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी 7 से विभाज्य नहीं है, 102, 103, 104 7 से विभाज्य नहीं है। हम सब पाते हैं कि 105 7 से विभाज्य है। अतः 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह 105 है। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है जो कि 7 से विभाज्य नहीं है। 998 भी 7 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह से 979, 976, 970, 995 ये सब 7 से विभाज्य नहीं है। तो हम सब पाते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वह 994 है। अतः जितनी भी संख्याएं जो 3 अंकों की होगी और 7 से विभाज्य होगी वह 105 और 994 के बीच में ही होंगे। अतः ये संख्याएं निम्न प्रकार से है 105, 112, 119 ... 994। चूँकि इस सूची के प्रत्येक पदों का अंतर 7 है अतः यह सूची एपी में है क्योंकि इसके प्रत्येक पदों का सार्वंतर समान है। अतः इस एपी से हमें प्रथम पद ए 105 और सार्वंतर डी 7 और अंतिम पद an 994 प्राप्त होता है। लिए कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है अर्थात हमें n ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे सूत्र से हल करते हैं। हम सब an के सूत्र का उपयोग करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम सब an का मान 994, a का मान 105 और d सार्वंतर का मान 7 रख देंगे। अब इसे हल करेंगे तो हमें 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 प्राप्त होगा।
105 को हम सब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यह -105 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में n-1 इंटू 7 रह जाएगा। अब हम सब जब 994 में से 105 को हटाएंगे तो हमें 889 राइट लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा और राइट हैंड साइड में n-1 इंटू 7 बचेगा। हम सब n-1 इंटू 7 को जो मल्टीप्लाई में 7 है इसे लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह 889 के बट्टे में चला जाएगा और इस तरह से जब 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यह 127 बार में डिवाइड होगा। तो हम सब इसे n-1 = 127 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम सब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्लस 127 प्लस 1 करेंगे तो हमें 128 प्राप्त होगा। अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल संख्या 128 है। प्रश्न है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो हम सब 10 और 250 के बीच 4 के जितने भी गुणज हैं उनका सूची बना लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि 10 4 से विभाज्य नहीं है, 11 भी 4 से विभाज्य नहीं है, 12 4 से विभाज्य है। अतः 10 और 250 के बीच सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य है वह 12 से स्टार्ट होती है। अतः हमें सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है वह 12 है। और इसी तरह से 250 4 से विभाज्य नहीं है, अतः यह 4 का गुणज नहीं हो सकता। इसी तरह से 249 भी 4 से विभाज्य नहीं है, अतः यह भी 4 का गुणज नहीं हो सकता। अब 248 को जांच करते हैं तो पता चलता है यह 4 से डिविजिबल है, अतः 4 का गुणज 248 हो सकता है। अतः 4 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या जो 10 और 250 के बीच आती है वह 248 है। अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज इस प्रकार से होंगे 12, 16, 20 ... 248। इससे हमें एक एपी प्राप्त होता है क्योंकि इसके प्रत्येक पदों का सार्वंतर समान है, यह 4 है। तो आइए इसे हम सब आगे हल करते हैं। हमें प्रथम पद 12 प्राप्त हो जाता है और सार्वंतर 4, अंतिम पद 248 है। हमें इसके बीच 4 के कितने गुणज हैं वह ज्ञात करना है, अर्थात हमें इस सूची में, इस एपी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम सब कुल पदों की संख्या n ज्ञात करते हैं। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम सब सूत्र an = a + n-1 × d का उपयोग करेंगे। इस सूत्र में हम सब सही मानकों का मान रखेंगे। an हमने 248 लिख देंगे और a के स्थान पर 12 लिखेंगे और d के स्थान पर 4 लिखेंगे। इसे हल करने से हमें +12 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हमारा -12 बन जाएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 248 - 12 होगा और राइट हैंड साइड में n-1 × 4 होगा। जब 248 में से 12 घटाया जाता है तो हमें 236 प्राप्त होता है और राइट हैंड साइड में 9 - n-1 × 4 प्राप्त होता है। अब हम सब राइट हैंड साइड में जो 4 मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है इसे लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो यह 236 के बट्टे में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमें स्टेप 236/4 = n-1 प्राप्त होता है। जब 236 को 4 से डिवाइड किया जाएगा, 236 को जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो यह 59 बार में डिवाइड होगा, अतः n-1 का वैल्यू 59 के इक्वल होगा। अब हम सब n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें n की वैल्यू 59 + 1 = 60 प्राप्त होगा। अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणजों की संख्या 60 है। अब हम अगले प्रश्न 15 को हल करेंगे। हमारा 16वां प्रश्न है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आइए हमें इसे हल करते हैं। हमें दिया गया है तीसरा पद a3 = 16 है, माना प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो अब a3 = 16 को हम सब इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो a3 को हम सब a + 2d लिख सकते हैं। अतः a3 = 16 को हम सब a + 2d = 16 लिखेंगे और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम सब प्रश्नानुसार हल करते हैं। हमें बताया गया है प्रश्न में कि 7वां पद अर्थात a7 जो होगा हमारे 5वें पद a5 से 12 अधिक होगा, अर्थात a7 = a5 + 12 लिख सकते हैं।
A5 को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। हम सब A7 को A+60 और माइनस A5 को माइनस अंडर ब्रैकेट A+4D लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में 12 पर 12 उतार देंगे। अब माइनस को जब ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हमें A+6D को सेम उतार देना है और माइनस को अंदर ले जाने से माइनस A माइनस इंटू प्लस D माइनस 4D राइट हैंड साइड में 12 उतार देंगे। हम सब देख सकते हैं कि प्लस A माइनस आपस में कैंसिल हो रहे हैं, अतः माइनस A और प्लस A को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास +6D और -4D होगा, जिसे सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात +6D माइनस 4D इज इक्वल टू +2D बचेगा। +2D इज इक्वल टू 12 है और 6D इज इक्वल टू 6 होगा। अब हम सब D के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे जिससे कि हमें A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर A+2D इज इक्वल टू 16 है तो D के स्थान पे हम सब 6 लिखेंगे तो हमें A+2 × 6 इज इक्वल टू 16 प्राप्त होगा और 2 × 6 इज इक्वल टू 12 होता है, इसलिए A+12 इज इक्वल टू 16। A+2 × 6 को इक्वल टू 16 को सॉल्व करने पे हमें अगला स्टेप A+12 इक्वल टू 16 प्राप्त होगा। अब हम सब +12 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यह -12 बदल जाएगा और हमें A की वैल्यू 16 - 12 दैट इज 4 प्राप्त होगा। अतः A हमारा प्रथम पद है तो हमारा इस AP का प्रथम पद A होगा तथा इस AP का दूसरा पद A2 इक्वल टू A+D A इक्वल अर्थात A के स्थान पे 4 रखेंगे और D के स्थान पे 6 रखेंगे तो हमें A2 की वैल्यू 6 + 4 इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। ज्ञात करने के लिए हम सब A3 इक्वल टू A+2D ज्ञात करेंगे। A+2D के स्थान पे A के स्थान पे 4 लिखेंगे और 2D के स्थान पे 2 × D की वैल्यू 6 लिखेंगे तो हमें 4 + 2 × 6 दैट इज 4 + 2 6 = 12 4 + 12 इज इक्वल टू 16 प्राप्त होगा। और चौथा पद A+3D के इक्वल A के स्थान पे 4 लिखेंगे और D के स्थान पे 6, इसे सॉल्व करने पे 4 + 3 × 6 हमें 12 प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा जो कि हमारा चौथा पद है। अतः इस प्रकार से हमने AP ज्ञात किया है 4 10 16 22 ... वहाँ प्रश्न है AP 3 8 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें अंतिम पद से 20वें पद को ज्ञात करना है। पद A इक्वल टू 3 और D A2 - 7 अर्थात 8 - 3 इक्वल टू 5 है, परंतु हमें इस AP के अंतिमवें पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो जब हम सब अंतिम पद से इस AP को देखेंगे तो हमारा अंतिम पद प्रथम पद में बदल जाएगा, अर्थात अंतिम से देखने पे हमारा पहला पद 253 है और अंतिम की ओर से हमारा nवां पद ज्ञात करना है तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। और चूंकि फाइव है परंतु अंतिम की ओर से जब हम सब इस सूची को हल करना चाहेंगे तो यह स्टार बनकर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। अतः अंतिम की ओर से लेने से हमारा प्रथम पद A 253 होगा, n इक्वल टू 20 होगा और स्टार बनकर D इक्वल टू -5 होगा। अब हम अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करेंगे तो A20 इक्वल टू A+90D इक्वल होता है। तो अंतिम पद से ज्ञात करने के लिए हमें अंतिम पद को पहला पद मानना पड़ेगा तो A के स्थान पर हम सब 253 लिखेंगे और 19 का 19 उतारेंगे और D के स्थान पर हम सब ऋणात्मक 5 अर्थात -5 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करने पे हमें 253 - 95 इक्वल टू 158 प्राप्त होगा। अतः अंतिम पद से 20वां पद जो है 158 होगा। हमारा 18वां प्रश्न है किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथे पद को हम सब A4 से और 8वें पद को हम सब A8 से रिप्रेजेंट करें तो प्रश्नानुसार A4 + A8 इक्वल टू 24 होगा तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो यदि छठे पद को हम सब A6 और 10वें पद को A10 लिखें तो प्रश्नानुसार A4 + A8 इक्वल टू 24 हो जाएगा। A4 को हम सब A+3D लिख सकते हैं और A8 को हम सब A+7D लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में 24 लिख देंगे। तो हमें इसे सॉल्व करने पे आगे इक्वेशन प्राप्त होगा A + A इक्वल टू 2A + 3D + 7D इक्वल टू +10D। 2A + 10D इक्वल टू 24। हम सब देख सकते हैं कि 2A + 10D में 2 कॉमन है। जब हम सब 2 कॉमन लेंगे तो हमारा
2a में से जब 2 कॉमन लेंगे तो हमें 2a के स्थान पे a बच जाएगा, और जब 10d के स्थान से 2 कॉमन लेंगे तो हमें 5d बच जाएगा, और हमें स्टेप प्राप्त होगा 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस 5d इक्वल टू 24। इस कॉमन वाले 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह डिवाइड में चला जाएगा, और 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12 होता है। तो हमें इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 12 प्राप्त होगा। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार से हमारा छठा और 10वें पद का योग 44 है, तो a6 प्लस a10 इक्वल टू 44 होगा। a प्लस 5d और a10 को a प्लस 9d लिख देंगे। a प्लस a इक्वल टू 2a हो जाएगा, और 5d प्लस 9d इक्वल टू 14d हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 44 उतार देंगे। यहाँ पे भी हम सब जब कॉमन लेंगे तो हमें अगला स्टेप 2 अंडर ब्रैकेट a प्लस 7d इक्वल टू 44 प्राप्त होगा। अब हम सब 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल टू 22 प्राप्त होगा, क्योंकि जब 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा। इसलिए हमारा सेकंड इक्वेशन a प्लस 7d इक्वल टू 22 होगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 प्राप्त हो चुका है। अब हम चाहें तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से a तथा d दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम सब इसे ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड के पद में से समीकरण 1 के बाएं पक्ष के पदों को घटाएंगे, तथा समीकरण 2 के दाहिने पक्ष के पद से समीकरण 1 के दाहिने पक्ष के पद को घटाएंगे। तो हमें a प्लस 7d माइनस अंडर ब्रैकेट a प्लस 5d इक्वल टू 22 माइनस 12 प्राप्त होगा। माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हमारा यह माइनस a और माइनस 5d में बदल जाएगा, और 22 माइनस 10 करने पे 22 माइनस 12 करने पे हमें 10 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें अगला स्टेप a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। प्लस a माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 7d प्लस 7d माइनस 5d प्लस 2d के इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड में 10 उतार देंगे। यहाँ से हमें d की वैल्यू 10/2 इज इक्वल टू 5 प्राप्त होगी, और हम सब d की इस वैल्यू 5 को समीकरण 1 में रख देंगे। हमारा समीकरण 1 a प्लस 5d इक्वल टू 12 है, तो a के स्थान पे हम सब a को ही रहने देंगे और d के स्थान पे 5 रख देंगे। तो हमें a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12 प्राप्त होगा। अब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 होता है, इसलिए हमारा अगला स्टेप a प्लस 25 इक्वल टू 12 प्राप्त होगा। और a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सब 25 को राइट हैंड साइड से भेजेंगे, तो हमारा इक्वेशन a इक्वल टू 12 माइनस 25 होगा। अब यहाँ से हम सब 12 माइनस 25 को सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू माइनस 13 प्राप्त होती है। अतः प्रथम पद a इक्वल टू माइनस 13 है, इसलिए इसका दूसरा पद a प्लस डी, अर्थात a के स्थान पे माइनस 13 और d के स्थान पे 5 रखेंगे तो हमें माइनस 13 प्लस 5 को सॉल्व करने से माइनस 8 प्राप्त होगा। अतः दूसरा पद माइनस 8 है। इसी प्रकार से तीसरा पद a प्लस 2d के इक्वल होगा, जिसमें हम सब a और d का मान रखने के बाद हमें a3 माइनस 3 प्राप्त होता है। अतः AP के प्रथम 3 पद, पहला पद माइनस 13, दूसरा पद माइनस 8 तथा तीसरा पद माइनस 3 है। अब हम सब इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न 19 को सॉल्व करेंगे। आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन D 7000 हो गया? दिए गए सूचना में हमें एक AP प्राप्त होता है। पहले वर्ष के मासिक वेतन 5000 है। दूसरे वर्ष में 200 रुपये वृद्धि के बाद मासिक वेतन 5200 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वर्ष में मासिक वेतन 200 और बढ़ करके अर्थात 5400 हो जाएगा, और इसी तरह से यह वृद्धि चलती जाएगी। और हमें पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में उसका मासिक वेतन वृद्धि होने के बाद 7000 के इक्वल हो जाएगा। अतः हमारा AP समान सारवंतर के साथ वृद्धि कर रहा है, इसलिए यह AP है और यह सूची AP में होगा, और इसका अंतिम पद AN 7000 है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से प्रथम पद 5000, सारवंतर D 200 और अंतिम पद 200 और अंतिम पद AN इक्वल टू 7000 है। किस वर्ष में अर्थात कितने वर्षों में 7000 हो जाएगा। अतः हमें n ज्ञात करना है कि कितने वर्षों में
इस एपी में उस व्यक्ति का आय 7,000 हो जाएगा। तो इसे हम सूत्र से ज्ञात करते हैं an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस सूत्र में हम सब ए का मान, an का मान तथा d का मान रखेंगे। an का मान हमारा 7,000 है, 7,000 है, और a का मान 5,000 है, और d का मान हमें 200 दिया गया है। तो इसे हम सब आगे हल करते हैं, जिसके लिए हम सब प्लस 5,000 को जब लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस 5,000 बन जाएगा, और हमें इस प्रकार से अगला स्टेप 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 200 प्राप्त होगा। 7,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2,000 प्राप्त होगा। तो हमें अगला स्टेप 2,000 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 200 मिलेगा। टू 2,000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। n माइनस वन इक्वल टू 20। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस वन को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमें n की वैल्यू 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21 प्राप्त होगा। अतः 21 वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मासिक वेतन 5,000 है, तो 21 वर्ष बाद इसमें सुब्बा राव का मासिक वेतन 5,000 था, तो 1995 प्लस 21 अर्थात 2016 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब हम सब इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न संख्या 20 को हल करेंगे। प्रश्न 20 है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5% की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। इस सूचना से एक एपी प्राप्त होती है, क्योंकि जगह ले लेगी, और प्रथम में इसकी बचत 5 ए प्रथम पद 5 होगा और डी सार अंतर 1.75, और अंतिम पद क्योंकि उसके अंतिम सप्ताह में पैसा 20.75 था तो अंतिम पद 20.75 हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है कि कितने सप्ताह में 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है, तो हमें n ज्ञात करना है। अतः कितनावें सप्ताह में उसकी बचत 20.75 हो जाती है। तो आइए इसे हल करने के लिए हम सब n ज्ञात करते हैं सूत्र से। तो सूत्र हमारा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। यहाँ पे हम सब n का मान 20.75 रखेंगे, a का मान प्रथम पद 5 रखेंगे और d का मान 1.75 रखेंगे। अब हम सब प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो हमें -5 बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में n माइनस वन इंटू 1.75 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 15.75 बचेगा और राइट हैंड साइड में n माइनस वन इंटू 1.75 लिख देंगे। अब n माइनस वन की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें 15.75 को 1.75 से डिवाइड देंगे। 15.75 को जब 1.75 से डिवाइड दिया जाता है तो यह 9 टाइम्स में पूरा कटता है। अतः n माइनस वन इज इक्वल टू 9 होगा। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। अतः n की वैल्यू हमें 10 प्राप्त हुई है। यहाँ पर n सप्ताह है, अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाएगी।